हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज है, जिसमें आज हम लोग प्रियम्बल के जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं जो आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, रेलवे के एग्जाम और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें डिफिकल्ट लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रियम्बल से आते हैं, वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज को आप कवर करने से पहले आप मेरे फेसबुक जो मेरा ग्रुप है स्टडी स्प्रिंग, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप जब इस वीडियो को उसके बाद देखिएगा तो आप फिर अपना कंपेयर कर पाइएगा कि कितना आपने क्वेश्चन सही किया और कितना गलत किया है। लेकिन एक और बात है कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे एफबी पे, मेरे फेसबुक ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी ने मेरे फेसबुक ग्रुप पे जो है वो रिपोर्ट किया कि एब्यूजियस है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक स्टडी जो चैनल है वो कैसे गाली से रिलेटेड हो सकता है, वो कैसे किसी को एब्यूज कर सकता है। तो इसलिए वहाँ रिपोर्ट किया गया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखा रहे हैं, जो स्टडी स्प्रिंग ग्रुप का प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पे उस प्रोफाइल पिक्चर के कमेंट बॉक्स में मैंने उस लिंक को शेयर कर दिया, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करके उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित संप्रभु के संबंध में क्या सही है? आप संप्रभु मीन्स सोवेरन। सोवेरन का जो है वो भारतीय संविधान में उल्लिखित है। ये प्रियम्बल में लिखा गया हुआ है। तो ये संप्रभु है, इससे क्या मतलब बनता है इसका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी का डोमेनियन है, तथा इसे पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट वन है, भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है और किसी भाग को दूसरे देश को दे सकता है, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभु स्थिति को सीमित करता है। अब जो इसका ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया था कि आप अगर प्रीवियस जो वीडियोस हैं, प्रीवियस जो आपको बेसिक एमसीक्यूज का जो सीरीज आपको पॉलिटी में दिया गया हुआ है, आप उसको कवर कीजिए। आप उसको कवर करने के बाद ही इस सारे चीज को आप क्लियर कर पाइएगा, क्योंकि वहां आपको बेसिक एमसीक्यूज कवर करवा दिया गया है और यहाँ पे आपको मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको दिया जा रहा है। चाहे आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का दे रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स है आपका आईएएस का, या फिर किसी स्टेट पीसीएस का, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे वहां पर। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जिसको स्पेशली बनाया गया हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, इसका आंसर ग हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है एक सोवरेन कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और सोवरेन कंट्री का मतलब ये होता है कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और नेक्स्ट वन जो है वो किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। आपने देखा है गोवा को, आपने देखा है पुदुचेरी को, हमने उसको अधिग्रहित किया है यहाँ पे, और किसी भाग को दे दिया हमने, पाकिस्तान को भी भाग दिया है कुछ। लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभु स्थिति को सीमित करता है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि ये उसके संप्रभु जो है उसके सोवरेनिटी को जो है वो कम करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भारत आज भी अपने स्वेच्छा से जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किए हुए है, वो जब चाहेगा तब उसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग होगा। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ग हो जाएगा, 1 और 2। इसका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। ये राष्ट्रमंडल उसकी संप्रभुता को, उसका जो सोवरेनिटी है उसको सीमित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंथ निरपेक्ष शब्द पर विचार कीजिए। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इस पे विचार करना है। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष का सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अंतर धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य प्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट वन, यह स्थापित धर्मों के लिए कुछ पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
डी। ठीक है, राइट आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि आप देखते हैं कि यह स्थापित धर्मों के लिए कुछ पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं समान अनादर की अनुमति ऐसे देता है कि हमारे जो सिख लोग हैं वो लोग कृपान और कटार धारण करते हैं, इसके लिए उन पर कोई बाध्यता नहीं है। एक ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह अंतर धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य प्रभुता पर समान ध्यान केंद्रित करता है। जो भी धर्म है उस पर उसके प्रभुता पर यह समान ध्यान केंद्रित करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर धर्म को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और किसी को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष का सकारात्मक अवधारणा है। भारतीय संविधान जो है पंथ निरपेक्षता को, ठीक है, वो उसका जो सकारात्मक अवधारणा है उसको लेकर के चलता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रस्तावना में कौन सी सामग्री या घटक का पता चलता है। ठीक है, प्रस्तावना में कौन सी सामग्री या घटक का पता चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये आपका जो है वो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान का अधिकार या स्रोत, ठीक है, या फिर भारतीय राज्य के प्रकृति, या फिर संविधान का उद्देश्य, या फिर संविधान को अपनाने की तिथि। तो जैसे ही हम लोग इसको क्लियर करेंगे, जैसे अब हम प्रस्तावना को, प्रियम्बल को आप अगर आप पढ़िएगा और प्रियम्बल के अगर पार्ट को आप देखिएगा तो वहां पे आपको एक चीज दिया गया हुआ कि जो संविधान है उसके स्रोत जो है वो भारत की जनता है। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसका जो उद्देश्य होगा वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाना होगा, और संविधान को अपनाने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जो तीनों बात मिला हुआ है यहाँ पे, आपको चारों चीज यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप प्रेम्बल को पढ़िएगा तो इसका राइट आंसर हम लोग घ देते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में कथन पर विचार कीजिए। उद्देशिका का आधार नेहरू द्वारा 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देशिका का प्रस्ताव है। और नेक्स्ट वन, उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादी तत्व को 368 के अधीन संशोधन या उल्टा नहीं किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन केवल एक, केवल बी, केवल एक, केवल दो, दोनों और इसमें से कोई नहीं। तो इसका पहले देखते हैं हम लोग। ये जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया हुआ उद्देशिका जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, कि संविधान बनाने से पहले हम लोग किस उसका जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज प्रस्तुत किया गया हुआ था 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में। ठीक है, नेक्स्ट वन ये है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, आपको पता है कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया हुआ है, और वो आर्टिकल 368 के थ्रू क्या करते हैं कि संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 के थ्रू। अब आपके पास ऑप्शन ये है, इसको देखना है क्या ये इसका केवल ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, या सी सही है। लेकिन यहाँ पे है कि उद्देशिका में समाविष्ट जो संविधान के बुनियादी तत्व है उसको 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है या उल्टा जा सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, एक तो पहले जो उद्देशिका है उसको 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव है ये 1946 में। और नेक्स्ट वन है कि संसद कभी भी 368 के थ्रू संविधान का जो उद्देशिका है, या जो आपका जो हमारा संविधान की जो उद्देशिका के बेसिक जो बेस है उसको हम लोग कभी भी पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो 368 के हिसाब से जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका का हम भारत के लोग के बारे में क्या सही है। ठीक है, अब जो हम लोग प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसमें यह चीज बताया गया हुआ है कि उद्देशिका में सबसे पहले स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, वे द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हम भारत के लोग हैं, ये जो वर्ड आपका यूज किया गया हम भारत के लोग, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अब खुद कंपेयर कर पाइएगा कि आप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं इसमें बेसिक एमसीक्यूज को कवर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक एमसीक्यूज को कवर नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, डिफिकल्ट है।
और अगर आपने बेसिक एमसीक्यूज को कवर कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से बेसिक सारे एमसीक्यूज को कवर करिए। वहां पे आज भी वीडियो डाले जाते हैं 1000 एमसीक्यूज, अब वहां पे क्लियर होगा, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिएगा इसमें अटेम्प्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देखते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड के प्रारंभिक शब्द पर हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन यह भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन अंतिम प्रभुत्व संपन्न जनता के हाथ में है और जनता जनमत संग्रह कर सकती है। 3 ऑप्शन तक तो आप सही थे, चौथे ऑप्शन में जब आइएगा तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले तो इसके हम लोग ऑप्शन पे विचार करते हैं। इसका जो ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड के प्रारंभिक शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन ए सही है। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड के हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह भारतीय संविधान का स्रोत है। जैसे ही आप प्रेमबल को पढ़िएगा तो उसमें भारतीय जनता को ही भारतीय संविधान का स्रोत माना गया हुआ है। नेक्स्ट, अंतिम प्रभुत्व संपन्नता जनता के हाथ में है। यस, लास्ट जो डिसीजन होता है वो जनता के हाथ में होता है और जनता जनमत संग्रह कर सकती है। इसका जो ऑप्शन 4 है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें आप 1 2 3 जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये 1 2 3 जो ऑप्शन है वो सही है। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 1 2 3, इसका दिया हुआ है आपको आपका जो ग है 1 2 3, ये ग सही है। चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है, इसका पहला ऑप्शन आपके पास, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 को अंतर स्थापित किया गया हुआ था, राइट। नेक्स्ट वन, इसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति का पूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण स्थापित करवाना है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, सरकार किसी एक समुदाय को इससे वंचित कर सकती है। ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और 2 ऑप्शन को देखेंगे कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो फिर से ग हो जाएगा। ग है क्योंकि 1 और 2 इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लगाया गया होता समाजवादी शब्द को। और नेक्स्ट वन जो है, इसका उद्देश्य है समाज में पूंजी, जमीन, संपत्ति का इक्वल डिवाइडेशन, ठीक है, इक्वल डिवाइडेशन करने का, ठीक है, सबका समुदाय का नियंत्रण यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उद्देशिका में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द पर विचार कीजिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, पंथ निरपेक्ष से ऐसे राज्य का बोध होता है जो अपना अलग धर्म मानता है। ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 15, 16, 28, 29 और 30 में पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में व्यापक प्रावधान किया गया हुआ है। अब जो है 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, तो इसको फिर से आप पिछले वाले स्लाइड में देखिएगा, 1977 में उसको जोड़ा गया था, न कि 1978 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। पंथ निरपेक्ष से ऐसे राज्य या धर्म का बोध होता है जो अपना अलग धर्म माने। कहीं भी पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं होता है, ठीक है, वो किसी पार्टिकुलर जो है उसका रीजन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं, अनुच्छेद 15, 16, 28, 30 में पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में व्यापक प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ग सही कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15, 16, 28, 29 और 30 में जो पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष के शब्द में व्यापक प्रावधान किया गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसका मतलब ऑप्शन आपके पास, सरकार की स्थापना जनता के द्वारा होती है और यह जनता के लिए काम करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र का तात्पर्य होता है प्रतिनिधि का निर्वाचन, न कि वंशानुगत होना। ऑप्शन बी भी सही। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर उद्देशिका के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सार्थक बनाया गया हुआ है। ये आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा, कि सरकार की स्थापना जनता के द्वारा होती है। लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है उसमें सरकार की जो स्थापना होती है वो डायरेक्ट जनता के थ्रू होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यहाँ पे जनता के थ्रू। नेक्स्ट, गणराज्य का तात्पर्य होता है प्रतिनिधि का निर्वाचन होना। बिल्कुल, गणराज्य का मतलब होता है प्रतिनिधि का निर्वाचन होना, न कि वहां पे
जो है कि वंशानुगत, नेपोटिज्म मीन्स, सॉरी नेपोटिज्म वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे वंशानुगत मीन्स की एक ही राजा, उसके बेटा, फिर उसके बेटा, और इस तरीके से अगर उसका आप यूज करें वर्ड तो ये सही होगा। तो वहाँ वंशानुगत नहीं होता है गणराज्य का मतलब। और नेक्स्ट जो है वो आपका है राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाया गया हुआ है, और उद्देश्य का में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का को सार्थक बनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति को बनाया गया, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के का चुनाव जिसके द्वारा होता है उसका चुनाव कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको यहाँ पे सार्थक बनाया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में न्याय का स्पष्ट प्रावधान है, इसमें किस तरीके का न्याय दिया जाता है? यह न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। सामाजिक न्याय अस्पृश्यता से छुटकारा दिलाएगा, आर्थिक न्याय लोगों को धन उपलब्ध कराएगा, और राजनीतिक लोगों को आचार संहिता से बचाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि राइट आंसर इसका ग क्यों होगा। यह न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। जो न्याय का प्रावधान किया गया हुआ है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। आप एक बार प्रियम्बल को बिल्कुल याद कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रियम्बल को अगर आप याद कीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पे जो न्याय दिया जाएगा उनको वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। सामाजिक न्याय अस्पृश्यता से छुटकारा दिलाएगा, तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो भावना होती है उसे वो सामाजिक न्याय उससे छुटकारा दिलाएगी। और आर्थिक न्याय में धन उपलब्ध होगा, मीन्स आर्थिक न्याय में धन इसलिए उपलब्ध होगा, लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी इक्वल, उनको आर्थिक न्याय इक्वल मीन्स कि अगर कोई लेडीज किसी संस्थान में काम करती है तो उसको इक्वल पेमेंट भी दिया जाएगा जैसे कि एक मर्द को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्थिक न्याय भी यहाँ पे होगा। लेकिन राजनीतिक न्याय में लोगों को चुनाव के आचार संहिता से बचाएगी, ये ऑप्शन आपका गलत है। राजनीतिक न्याय का मतलब यह होता है कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब यह होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, A 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान में उद्देशिका पर विचार कीजिए। संविधान की जो उद्देशिका है उस पर विचार करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि इससे लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इससे व्यक्ति के अवसर तथा प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अखंडता शब्द को 1976 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। और आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, अनुच्छेद 19 में एकता और अखंडता पर कुछ स्थिति में रोक लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका जो एकता और अखंडता है उसमें कुछ स्थिति में जो है वो आपको रोक लगाया जा सकता है। जैसे सैनिक को कभी भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है, या फिर आपका जो रेड लाइट एरियाज होते हैं वहां पे जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको कभी भी अपना संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। तो आर्टिकल 19 में किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में उस पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ये सारे की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और अवसर और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता मिलती है। मीन्स की इक्विवेलेंट अवसर दिया जाता है। अगर राज्य किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है तो उसमें किसी को भी उससे रोका नहीं या वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन जो आपका है, अखंडता शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हुआ था, न कि 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना से हमें मूल रूप से जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना से आपको मूल रूप से किसकी जानकारी मिलती है? क्या आपको मौलिक अधिकार की जानकारी मिलती है? क्या आपको संविधान के बारे में जानकारी मिलती है? और एक दो क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल, दो ऑप्शन को तो आप डायरेक्ट एलिगेशन के थ्रू हटा सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो कहीं भी प्रियम्बल में चर्चा ही नहीं किया गया हुआ है, तो दो को एलिगेशन से हटा लीजिए। कंफ्यूजन आपको यहाँ होगा कि मौलिक अधिकार के बारे में कि संविधान के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया हुआ है 12 से लेके 30 और 32 से 35 में। तो यहाँ पे कुल 23 अनुच्छेद में, तो यहाँ पर प्रियम्बल में कहीं भी मौलिक अधिकार का बात नहीं आता है। तो कभी भी प्रियम्बल से हमको संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत को एक गणराज्य
मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है कि अभी ये चैनल आपके लिए नया है, क्योंकि मैं जहाँ पे पहले वर्क करता था वहाँ पे सब कुछ टाइप किया हुआ मिलता था। अभी मैं आपके लिए खुद मेहनत करता हूँ, खुद टाइप करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप वीडियोस को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कमेंट भी किया कीजिएगा कि यहाँ पे और हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आप ये कीजिए ज़रूर, आप शेयर भी कीजिए वीडियोस को, क्योंकि जब मुझे जानेंगे तो मेरा जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है, एक दूसरे का हेल्प करना है। जहां तक भी हो, पैसे तो मैं चाहता तो बहुत सारा कमा सकता था, लेकिन ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। मैंने उस चीज को छोड़ा, क्योंकि अगर किसी का हेल्प करना ही है तो मीन्स आपके पास जितना टैलेंट है आप वो दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है तो पैसे बीच में नहीं आने चाहिए। और अगर जो सामने एक यूट्यूब से वीडियोस देखने वाला बंदा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एलिजिबल ही है, क्योंकि अगर वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एलिजिबल होता तो वो ऑफलाइन कोचिंग करता, ना कि ऑनलाइन कोचिंग करता। तो यहाँ मेरा मकसद है कि आपको वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं या फिर आप पेड कोर्स में लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस चैनल को बिल्कुल आप शेयर कीजिए जितना हो सके। ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका राज्याध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट वन, इससे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या फिर इसका अपना लिखित संविधान है, या इसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राज्याध्यक्ष जो है उसका चुनाव होता है यहाँ पर, न कि वो वंशानुगत होता है। तो ये जो है ये गणराज्य का भारत को एक गणराज्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो राज्य का जो अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देशिका में वो कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के दौरान नहीं जोड़ा गया हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो निष्ठा हो जाएगा। निष्ठा जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू नहीं जोड़ा गया हुआ था। ये बेसिक एमसीक्यूज है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस पे गौर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय क्या ये होगा कि राज्य सभी धर्म को समान मानेगा, या फिर इसका अभिप्राय केवल ये होगा कि सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी, या फिर शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होगा, या फिर रोजगार के विषय में धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप पहले भी क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो राज्य सभी धर्म को समान मानेगा, ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास में वो किस भगवान में विश्वास करता है, वो अल्लाह में विश्वास करता है, वो गॉड में विश्वास करता है, या फिर उसको पूजा करने से ये तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है, शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होगा, ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं जो भी है सरकारी, उसको अपने धर्म के लिए शिक्षा देने का अधिकार, किसी पार्टिकुलर धर्म के लिए शिक्षा देने का अधिकार नहीं होता है, अगर वो अपवाद में नहीं आता है तो इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर 4 है, राज्य रोजगार के विषय में किसी धर्म पर विभेद नहीं कर सकता है। ये भी सही है, कभी भी विभेद नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4 मीन्स घ। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, शैक्षणिक संस्थाएं कभी भी पार्टिकुलर धर्म का मीन्स जो है वो किसी पार्टिकुलर धार्मिक शिक्षा को प्रमोट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? बिल्कुल राइट और इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको उसका आत्मा कहा गया हुआ है, क्योंकि प्रियम्बल से ही सारे चीज आपका कवर होता है। एक बार आप प्रियम्बल को याद जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में प्रियम्बल चैप्टर से ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन सा तत्व लिया गया हुआ है? तो ये जो अपने विधि का शासन है, ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विधि का, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और आपका कानून निर्माण और संसदीय सरकार, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 मीन्स विधि का शासन,
कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार, ये सारे ब्रिटिश संविधान के तत्वों से लिए गए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों का सही क्रम चुनिए। बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट, ये आप तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा जब आपको प्रियम्बल याद होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रियम्बल को याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक। तो इसको आप जब प्रियम्बल को याद कीजिएगा तो ऐसे आपका सीरियलाइज वे में होगा। ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तब गणराज्य। तो प्रभुत्व संपन्न एक, लोकतंत्रात्मक एक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ आ जाएगा। प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, तो 1 3, फिर आपका लोकतंत्रात्मक, तब आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा, आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आ जाएगा लोकतंत्रात्मक, तब आपका आ जाएगा गणराज्य। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आ जाएगा समाजवादी, तब आ जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, तब आ जाएगा आपका लोकतांत्रिक, तब आ जाएगा गणराज्य। तो इसको जब आप सीरियलाइज वे में देखिएगा तो इसका राइट आंसर आपको घ मिलेगा। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इसका आंसर आपका घ हो जाएगा। सीरियलाइज वे में आपको करने के लिए बिल्कुल आपको प्रियम्बल याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श को लिया गया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद करना है डायरेक्ट वे में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, आपको मैंने पहले भी मेंशन कर दिया मिस टाइपिंग का क्या रीजन है, तो बार बार कहना जरूरी नहीं है। यहाँ पे है कि यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग माना है। और तीसरा जो है इसे 2 बार संशोधित किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि प्रवर्तनीय नहीं है मीन्स कि फंडामेंटल, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है न्यायालय में। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे आप जाकर के डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर प्रस्तावना जो है प्रियम्बल, इसमें अगर किसी वर्ड का वायोलेशन हो जाता है तो आप इसके लिए डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग बताया है। बिल्कुल, केशवानंद भारती बनाम जो मामला था केशवानंद भारती का, उसमें इस पर मेंशन किया गया हुआ है। आप वो सारे केस को हम लोग फंडामेंटल राइट जब कवर करेंगे, ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वहां पे वो उस केस को डील करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 2 बार संशोधित किया जा चुका है। बिल्कुल, इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, तो राइट आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, तो आज के जो आपका ये वीडियो था मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रियम्बल का जो देख रहे थे, आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड इतना ही है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रियम्बल के बाद का चैप्टर जो होगा उसमें उसका आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा और वहां पे हम लोग सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारे कंटेंट दिए जाएंगे जो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। लेकिन आप इससे पहले क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे फेसबुक पेज पर जाकर के, जो आपको यहाँ पे मैं पिक्चर में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको प्रोफाइल, वो जो पेज का प्रोफाइल है उसके कमेंट बॉक्स में ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और लिंक दिया गया हुआ वहाँ पे, उसको आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।